नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो काफी दिनों से हम लोग की वीडियो क्लास नहीं हुई थी, तो उसके लिए दिल से सॉरी। लेकिन आज से, हालांकि हमेशा आप लोग बोलते हैं कि आज से रेगुलर क्लास, बट कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट आते रहती है। तो उसके लिए आप लोगों से पहले बात तो दिल से सॉरी, लेकिन कोशिश करेगा कि आगे से ऐसी गलती ना हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी के हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से। हालांकि इससे एक पार्ट ऑफ क्लास हो चुका है ऑब्जेक्टिव के थ्रू, लेकिन आज की क्लास में हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्योंकि जो तीसरा चैप्टर है परिवहन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर का भी हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ क्लास भी कर चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखें। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखना। परिवहन का मतलब आप लोग से पहले ऑलरेडी हम बता चुके हैं। परिवहन का मतलब क्या होता है? तो होता है परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को परिवहन कहते हैं। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? बुक के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि उपयोगी पदार्थ का उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन कहते हैं। यानी कि जिस पदार्थ का हम लोग का काम है, यानी कि जिस पदार्थ का हम लोग को उपयोग है और जिस पदार्थ का अनुपयोग है, यानी कि उसका कोई उपयोग नहीं है, तो अनुपयोग पदार्थ को गंतव्य स्थान के द्वारा बाहर निकाल देना और उपयोगी पदार्थ को क्या करना, तो कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। क्लियर? चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग को 1 नंबर 2 नंबर में पूछेंगे, इसीलिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। यानी कि पेड़ पौधा में आप लोगों से बताए थे कि दो चीज होता है, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम यानी कि जल का संवहन करता है और फ्लोएम खाद्य का संवहन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण जड़ से लेकर पत्ती तक ले जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है। अब इस पेड़ में हरा भरा तो पेड़ होगा ये, ठीक है। अब इस पेड़ में क्या है? अब इस पेड़ में मान लेते हैं ये यहाँ पे जड़ निकला हुआ है। तो हालांकि आप लोग को जब क्लास करा रहे थे तो उसमें आप लोग को से बताए थे कि हम लोग पानी को कभी भी डालते पौधा पे तो जड़ पे डालते हैं। तो जैसे ही हम लोग क्या किए, इसके जड़ पे हम लोग वाटर डाले, यानी कि जल डाले। नीचे से ऊपर भी तो लेके जाना है ना, तो केवल जड़ पे पानी डाल देने से, जड़ को केवल पानी मिल जाने से पेड़ वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से जड़ से ऊपर तक पूरे पत्ती तक ले जाने का कार्य कौन करता है? तो जाइलम करता है, ठीक है। तो आंसर में यही होगा, पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल के स्थानांतरण जड़ से पत्ती तक होता है, ठीक है। चलो आगे आगे मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है। यानी कि मूल रोम की जो कोशिकाएं हैं उसमें जल जो है कैसे पहुंचता है। आंसर होगा कोशिका रस का परासरण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होने से जल विसर्जन द्वारा मूल रोम की कोशिकाओं में जल क्या कर लेता है? तो प्रवेश कर लेता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? सबसे ज्यादा महत्व यही होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी पौधों में वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाएगी होगी और वो लोग अपना भोजन भी अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
आंसर होगा पौधों के मूल से चोटी तक, यानी मूल का मतलब ऊपरी सिरा से, सॉरी निचली सिरा से ऊपरी सिरा तक, जिसको बोलते हैं चोटी। ठीक है। लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में भी क्या करता है, तो सहायता करता है। नीचे से जड़ से लेकर पत्ती तक पानी को ले जाने में भी वाष्पोत्सर्जन की ही सहायता होती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर होता है। तो एक दिशीय अंतर अथवा एक दिशीय और द्विदिशीय स्थानांतरण में यही अंतर होता है कि जो जाइलम में जल और खनिज जो है लवण का संचालन ऊपर की ओर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक दिशीय, यानी कि एक दिशा में होगा एक दिशीय, यानी कि केवल क्या करेगा, ऊपर से नीचे की ओर लेके आएगा, ऊपर से केवल नीचे की ओर लेके आएगा, तो उसे बोलेंगे एक दिशीय। लेकिन फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन क्या होता है, तो नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर, दोनों तरफ होता है, नीचे से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो इसे क्या बोलेंगे, द्विदिशीय। ठीक है, समझ में आ गया, एक दिशीय और द्विदिशीय समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है, लेकिन कैसे। तो लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त होता है वो लाल कलर का दिखाई देता है। ठीक है, इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है, देखो जैसा भी बताया वैसे ही। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं के संयोजन की होती है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन का एक जो अणु होगा, अणु समझते हो ना, सबसे छोटा, कोशिका से भी छोटा अणु, तो एक अणु की क्षमता जो है ऑक्सीजन के 4 अणुओं के संयोजन की क्षमता के बराबर होगा। इसी गुण के कारण इसे ऑक्सीजन वाहक भी कहा जाता है। ठीक है, चलो वाहक का मतलब होता है जैसे वाहन, गाड़ी उड़ी हो गई ना, वैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की। श्वेत रक्त कोशिकाएं और लाल रक्त कोशिकाएं से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि सीधे सीधे बोल रहा है कि इसका अंतर बता दो, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। तो इसमें से तुम लोग उसके जीवन काल के बारे में भी आप बता सकते हो। ठीक है, आंसर होगा लाल रक्त कोशिकाएं, इनकी संख्या अधिक होती है। आरबीसी की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाएं से क्या होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है और आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है। दूसरा है कि लाल रक्त कोशिकाएं ये अस्थि मज्जा में बनता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं ये हमारे शरीर को बीमारी और संक्रमण से बचाती है, यानी कि जो आरबीसी जो रक्त है ये हम लोग के बॉडी के अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, साथ ही में ये हम लोग को क्या करता है, तो किसी भी बीमारी से और किसी भी संक्रमण वाली बीमारी जैसे वायरस वगैरह से हम लोग को बचाने की मदद करता है। लाल रक्त कोशिकाएं ये ऑक्सीजन का परिवहन कराती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं ये प्रतिरक्षी बनाती है, जो आक्रमणकारियों से लड़ती है, जैसा अभी इससे पहले वाला पॉइंट में देखे कि हम लोग को बीमारी से बचाती है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं इसकी सतह पर लाल रंग का वर्णक होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। श्वेत रक्त का थक्का जमाने में सहायता होता है, जैसे हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में देखे थे कि ब्लड जब कहीं पे बॉडी के पार्ट में कहीं पे कट जाता है तो ब्लड आना शुरू हो जाता है, वहां पे थक्का बनाने का प्लेटलेट्स काम करता है। तो वैसे ही श्वेत रक्त को थक्का बनाने में श्वेत रक्त ही काम करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त पटिकाणु का क्या महत्व है। ये विषाणु या थ्राइबोसाइट्स कहलाते हैं। जो रक्त पटिकाणु है ये क्या कहलाते हैं, तो विषाणु बोल सकते हो, विषाणु या थ्राइबोसाइट्स। ठीक है,
ये रक्त के थक्का बनाने में सहायता करते हैं, इसी को प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, जो अभी हम तुम लोग बताए इसी को प्लेटलेट्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में रक्त पट्टिकाओं। चलो, धमनी और सीरा में अंतर बताए। बहुत ही ज्यादा जीके क्वेश्चन है, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि कभी कभी पूछ भी लेता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, कि धमनी और सीरा में अंतर बताए। चलो देख लेते हैं धमनी और सीरा में अंतर क्या होता है। तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। ये आप लोगों को क्लास में भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अपवाद में रहता है ना, जैसे कि धमनी में क्या होता है, तो शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, और यहाँ पे और सीरा में अशुद्ध रक्त। ठीक है, धमनी में रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। जो धमनी है, धमनी में रक्त को हृदय से, पहले भी ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं। ठीक है, हृदय से विभिन्न भागों में पहुंचाता है, जबकि सीरा में रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में लेके जाता है। यहाँ पे ऑपोजिट काम हो रहा है, यानी कि हृदय से लेके जाएगा धमनी और वहां से लेके आएगा सीरा। ठीक है, धमनी की दीवारें मोटी एवं लचीली होती है, जबकि सीरा की दीवारें धमनी की अपेक्षा पतली होती है। यानी कि धमनी की जो दीवार होती है वो हमेशा मोटी, मतलब चमड़े की जैसे मोटी होती है और लचीली होती है, लेकिन वहीं पे सीरा की जो दीवार होती है वो क्या होती है, पतली होती है। धमनी कपाटहीन होती है, जबकि सिराओं में हृदय की ओर खुलने वाले कपाट लगे होते हैं। फुफ्फुस अशुद्ध रक्त बहती है और अशुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में लेके जाती है, जबकि फुफ्फुस सिराओं में शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त का संचार होता है, जो रक्त को फेफड़ा से हृदय में लेके जाती है। यानी कि बोल क्या रहा है यहाँ पे, कि जो फुफ्फुस अशुद्ध रक्त है, फुफ्फुस अशुद्ध रक्त जो है ये क्या करते हैं, अशुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय तक लेके जाती है, फेफड़ा से हृदय तक। ठीक है, पहले भी बता चुके कैसे रिसाइकल होता है, तो ज्यादा उस टॉपिक पर चर्चा नहीं करेंगे। और जो सीरा होती है वो शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त को क्या करती है, तो संचार करती है, और जो रक्त को फेफड़ा से हृदय में लेके जाती है। रक्त को हृदय से फेफड़ा में, फेफड़ा के पास जाएगा तो वहां पे रिसाइकल करेगा। पिछला क्लास में आपसे चर्चा की थी। ठीक है, आगे है रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ होता है। तो परिवहन को एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। इस प्रकार रक्त का परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है। द्विगुण का मतलब 2 बार। ठीक है, यानी कि फेफड़ा से हृदय, फिर फेफड़ा से हृदय 2 बार चक्कर लगाता है, तब जाकर परिवहन की क्रिया उसकी संपन्न हो पाती है। उसी को द्विगुण परिवहन कहते हैं। ठीक है, आयोग की समझ में आ गया होगा। इसमें रक्त का अर्थ हृदय में भीतर फिर उसका बाहर निकलना एक चक्र कहलाता है। यानी कि ब्लड एंट्री करेगा और ब्लड एग्जिट करेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चक्र को द्विगुण परिवहन कहते हैं। ठीक है, आगे है जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है। तो फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती है, तो मृत होती है, उसकी कोशिकाएं मृत होती है। ठीक है, चलो 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे। जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है, तो बाबू फ्लोएम करता है। आप लोग बताए थे ना, याद होगा कि जाइलम किसका संवहन करता है, तो बबुआ जल का। और वहीं पे अगर फ्लोएम की बात की जाए तो फ्लोएम किसका संवहन करता है, तो फ्लोएम करता है खाद्य का। ठीक है, तो क्वेश्चन यही था ना, तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है, तो संवहन ऊतक कहलाती है। क्या कहलाती है, संवहन ऊतक कहलाती है। नेक्स्ट है रक्त में, रक्त या रुधिर की किस प्रकार का ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा है, रक्त और रुधिर बोल सकते हो, किस प्रकार की ऊतक होती है, तो तरल संयोजी ऊतक की। आगे है
दायां और बायां लिंग एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं? जैसे कि ये हृदय की बात बोल रहा है, दायां बायां दायां लिंग है, बायां लिंग है, ठीक है। किस तो विभाजिका या सेप्टम के द्वारा। नेक्स्ट है, उस शिरा का नाम बताए जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। दोनों देखे थे, तो क्या होगा आंसर? फेफड़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती क्या कहलाती है? तो लसिका, लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी की बात बोल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का संचार ज्यादा दबाव से किसमें होता है? धमनी में या फिर शिरा में? यानी कि रक्त का जो संचार है सबसे ज्यादा दबाव किस पे होता है? धमनी में होगा या फिर शिरा में होगा? धमनी का और शिरा के बारे में दोनों में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले अच्छे से देख लिए थे। किसमें होगा? धमनियों में होगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन कि रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? तो एस्फेग्नोमैग्नोमीटर से की जाती है। यानी कि बीपी को कैसे मापा जाता है? एस्फेग्नोमैग्नोमीटर एक यंत्र आता है उससे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।